गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने पिछले कुछ कक्षाओं में फिजिकल ज्योग्राफी में स्थल मंडल का अध्ययन किया था, लिथोस्फीयर का, जिसके लगभग सभी टॉपिक जो हमारे सिलेबस में हैं उनको हमने सब कवर कर लिया है। बाकी के कुछ टॉपिक अगर बचे हुए हैं तो वो बाद में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आज की जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, इसमें हम यूनिट 2 को शुरू कर रहे हैं। यूनिट 2 के अंतर्गत हम आज से पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे आज हम, यानी कि वायुमंडल। आज से वायुमंडल को हम पढ़ेंगे। स्थल मंडल को हमने पढ़ लिया, स्थल के अंदर की बात कर ली, स्थल के परत की बात कर ली, स्थल के ऊपर बनने वाली स्थलाकृतियों की बात कर ली, अंतर्जात बलों को पढ़ लिया, बहिर्जात बलों को पढ़ लिया, लगभग सभी चीज़ों को पढ़ लिया। एक आध चैप्टर है जो चट्टान वगैरह से संबंधित है, वो आसान है, आग्नेय औषधि का यंत्र देख लेना आप, जो भी है, ज़्यादा और कुछ हमने उसको छोड़ा नहीं है। ठीक है, अब देखिए एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, वायुमंडल होता क्या है, किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए वायुमंडल दो चीज़ों से मिलकर बना है, एटमॉस और स्फीयर। दो चीज़ों को, यानी कि वायु जो होती है गैस, उसका हमारे चारों तरफ जो आवरण होता है उसी को वायुमंडल कहा जाता है सामान्य। ठीक है, उस वायुमंडल के अंतर्गत कई सारी चीज़ें होती है, जैसे गैसें होती है बहुत सी मात्रा में, तो जलवाष्प होती है, धूल के कण, ये सभी चीज़ें वायुमंडल के अंदर मौजूद होती है। हम समझते हैं सिर्फ और सिर्फ वायुमंडल में गैसें होती है। वायुमंडल में गैसों के अलावा धूल के कण भी होते हैं, जलवाष्प की मात्रा भी होती है। वायुमंडल के अंदर लगभग 5 से 6% जलवाष्प होता है और 1-8% क्या होता है, धूल की मात्रा भी होती है। वायुमंडल पृथ्वी की पपड़ी से चिपका हुआ भाग है जो लगभग 10 से 12-15 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक है, वायुमंडल की कई सारी परतें होती हैं, उन परतों का भी अध्ययन करेंगे। वायुमंडल के संगठन का भी अध्ययन करेंगे, वायुमंडल की संरचना का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए वायुमंडल जो है, इसमें 3 चीज़ें पाई जाती है सामान्यतः। सबसे पहले तो ये देख लेंगे हम, एक तो पाई जाती है गैसें, एक पाई जाती है धूल के कण, और एक पाए जाते हैं जलवाष्प। ये सभी इसमें पाए जाते हैं। गैसों में 2 गैसें इंपॉर्टेंट है, एक तो है नाइट्रोजन और एक होती है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें मिलकर के वायुमंडल का लगभग 99% भाग घेरे हुए हैं। ये 2 ही गैसें हैं जो प्रमुख गैसें हैं, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन और इसके अलावा आर्गन, ये सभी गैसें मिलकर के 1% वायुमंडल के भाग में मौजूद है। पूछ लिया जाता है अक्सर वायुमंडल के अंदर जो गैसें होती है उनमें से पूछा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में है। कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल के अंदर कितनी मात्रा है, तो ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ठीक है, इन दोनों का रेशियो तो आपको मालूम होगा ही। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03%। आर्गन जो गैस होती है, आर्गन गैस लगभग 0.93% पाई जाती है, और ओजोन गैस है 0.00006% पाई जाती है, यानी कि 6 के पहले 4 जीरो, इतनी प्रतिशत क्या पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है। तो ये मुख्य गैसें हैं जो वायुमंडल के अंतर्गत गैसों में पाई जाती है। ठीक है, वायुमंडल के अंदर 3 चीजें पाई जाती है, गैसें, जलवाष्प, धूल के कण। जलवाष्प की मात्रा होती है 5%, लगभग 5 से 6% तक जलवाष्प होता है। ये जलवाष्प जो होता है, ये जिस तरीके से हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं उसी तरीके से ये धीरे धीरे कम होता जाता है। सर्वाधिक जलवाष्प विषुवत रेखा के किनारे पाया जाता है। बोलो क्यों? उसका रीजन ये है कि विषुवत रेखा के करीब
सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाता है और जहाँ पे ज़्यादा तापमान पाया जाएगा जल वाष्प भी वहाँ पे पाया जाएगा। इसका सीधा संबंध अधिक तापमान से है, क्योंकि अधिक तापमान होने पर पानी वाष्प के रूप में उठता है, जिसी को जल वाष्प कहते हैं। जहाँ ज़्यादा तापमान होगा वहाँ ज़्यादा जल वाष्प होगा। सिंपल है। ध्रुवों की तरफ जाएंगे विषुवत रेखा की तरफ से तो क्या होगा, जल वाष्प की मात्रा में कमी आएगी। सिंपल है, क्यों आएगी, क्योंकि ध्रुवों की तरफ सूर्य का तापमान नहीं पहुंच पाता, तो वहां जल वाष्प की स्थिति भी नहीं बनती। धूल के कण ये भी कहाँ पाए जाएंगे, धूल के कण सर्वाधिक वायुमंडल में वहां पाए जाएंगे जहां रेतीले मरुस्थल पाए जाएंगे। जहाँ रेतीले मरुस्थल होंगे वहाँ धूल के कण सर्वाधिक पाए जाएंगे। वैसे वायुमंडल में सर्वत्र धूल के कण पाए जाते हैं कुछ मात्रा में। इन धूल के कणों के कारण ही वायुमंडल का प्रकाश चमकीला दिखाई देता है, आसमान नीला दिखाई देता है, तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये धूल के कणों का ही कमाल है। तो ये सारी चीज़ें पाई जाती है वायुमंडल के अंतर्गत। इसके अलावा और कुछ नहीं पाया जाता। ठीक है। अब ये वायुमंडल का इसको कहते हैं संगठन। ठीक है, वायुमंडल का क्या कहते हैं, इसको संगठन, क्योंकि इन सब चीजों से वायुमंडल मिल करके बना हुआ है। अब देख ले है वायुमंडल की संरचना देख लेते हैं, कौन कौन सी परतें वायुमंडल के अंतर्गत पाई जाती है। वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की संरचना। देखिए वायुमंडल में कई सारी परतें पाई जाती है। वायुमंडल को आसानी से पढ़ने के लिए, आसानी से समझने के लिए उसको उसकी विशेषताओं के आधार पर कई सारी परतों में विभाजित किया गया है, ताकि हम उसको सही तरीके से पढ़ सके। जैसे किसी एक कोई कक्षा होती है, उस कक्षा में सभी बच्चों को समझने के लिए हम उस कक्षा के बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ये औसत बच्चे हैं, ये औसत से थोड़ा कमज़ोर है और ये बच्चे बहुत कमज़ोर है। तो इस तरीके से उनको 4-5 कैटेगरी में बांटने के बाद हमको पता लग जाता है कि फला बच्चा किस कंडीशन में है, कौन सी कैटेगरी में आता है, उस हिसाब से हम उसकी योग्यता का पता लगा लेते हैं। इसी तरीके से वायुमंडल में इतनी सारी परतें पाई जाती है, उन परतों के अनुसार हमको पता लग जाता है कि कौन सी स्थिति वायुमंडल में कौन सी परत में पाई जाती है। तो देखिए वायुमंडल को संरचना के आधार पर कई सारी परतों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले अध्ययन करते हैं हम क्षोभ मंडल का। किसका बोलो? क्षोभ मंडल का। क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल को कहते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। इसको अंग्रेजी भी लिख लीजिए आप, क्योंकि याद रहने के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रोपोस्फियर। ठीक है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। देखिए वायुमंडल कैसा होता है, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं कि वायुमंडल होता कहाँ है। हमको तो वैसे वायु तो दिखाई नहीं देती, तो वायुमंडल भी दिखाई नहीं देता, लेकिन होता है, महसूस होता है। ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दिखाई नहीं देती, महसूस होती है, महसूस ही की जा सकती है। तो उसी में से एक वायुमंडल भी है, जिसको भी हम महसूस कर सकते हैं। तो देखिए ये पृथ्वी है। पृथ्वी चारों तरफ, यहाँ कोई पर्वत है, यहाँ कोई सागर है, यहाँ कोई बहुत बड़ा सागर है, यहाँ कोई झील है, इस तरीके से यहाँ कोई पर्वत, इस तरीके से ये पृथ्वी है। हालांकि पृथ्वी की स्थिति गोल है। ठीक है। लेकिन ये इसी तरीके से है, कहीं ऊबड़ है, कहीं खाबड़ है, कोई ऊंचा भाग है, कोई नीचा भाग है। यहाँ पर जल भरा हुआ है। ठीक है। सागर है तो यहाँ पे क्या भरा हुआ है? जल। ये भाग जो ऊंचा है वो तो ऊंचा ही रहेगा। इसके चारों तरफ ये वायुमंडल की परत पाई जाती है। ध्यान रखना, इसके चारों तरफ वायुमंडल चिपका हुआ है पृथ्वी के। बात समझ में आए या ना आए, बात समझने की है। ठीक है। बात समझ आए या ना आए, समझ लेना चाहिए। तो
ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल चिपका हुआ है। गुरुत्वाकर्षण, मैंने पूछा था कई विद्वानों से, कई गुरुओं से, कई भूगोलवेत्ताओं से मैंने पूछा था कि सर ऐसा क्यों होता है, तो सभी का जवाब लगभग एक ही निकल के आया। तो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण और ऊपरी दबाव के कारण वायुमंडल पृथ्वी के चिपका हुआ है। ठीक है, तो ये बात है। इसके बाद देख लेते हैं इस ट्रोपोपॉज में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है। वायुमंडल के अंतर्गत सबसे निचली परत है, पहली बात तो यह है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट क्या बात है, वायुमंडल का संपूर्ण वायुमंडल के लगभग 75% भार इसी में पाया जाता है। पूरा जितना भी वायुमंडल है, उस वायुमंडल का 75% भाग इसी क्षोभ मंडल में पाया जाता है। और हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं होती है, चाहे वो कोहरे की घटना हो, चाहे बादलों का बनना हो, बिजली का चमकना हो, वर्षा का होना हो, ये सारी घटनाएं किसके अंतर्गत होती है, ये सारी घटनाएं भी क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती है। यानी कि कह सकते हैं कि मौसम परिवर्तन की जितनी भी घटनाएं होती है, वो सभी किसके अंतर्गत होती है, क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती है। मौसम परिवर्तन की जितनी भी घटनाएं होती है, वो सारी किसके अंतर्गत, क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती है। बोलो बात समझ में आ रही ना। इस क्षोभ मंडल का नामकरण किया था टेजरेंस डी बोर्ड ने। किसने किया था बोलो, टेजरेंस डी बोर्ड नामक एक विद्वान है, उसने क्षोभ मंडल को सबसे पहले नाम दिया था क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर। ठीक है, इसके बाद और देख लेते हैं कि इसमें जैसे जैसे हम ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आते हैं तो इसकी ऊंचाई में वृद्धि होती जाती है। सर्वाधिक क्षोभ मंडल की ऊंचाई, सर्वाधिक ऊंचाई क्षोभ मंडल की कहां पाई जाती है, विषुवत रेखा पर पाई जाती है। कितनी पाई जाती है गुरुजी, लगभग 16 से 18 किलोमीटर। और सबसे कम ऊंचाई, सबसे कम ऊंचाई जो विषुवत इसकी क्षोभ मंडल की पाई जाती है, वो पाई जाती है 8 से 10 किलोमीटर ध्रुवों पर। ठीक है, इफेक्ट आपको याद रखना है, हम इसको समझेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको इसको समझा दूं तो शायद आपको समझ ना आए, लेकिन जैसे जैसे हम वायुमंडल, वायु दाब की पेटियां वो पढ़ेंगे, तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ध्रुवों की तरफ वायुमंडल की जो क्षोभ मंडल वाली पेटी है वो कम क्यों पाई जाती है और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई अधिक क्यों पाई जाती है। ये सारी बात हम वहां पर समझ लेंगे। फिलहाल आप इसको देख लीजिए, ये फैक्ट है, इन फैक्टों को आप देख लीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसी परत के अंदर जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, जब पृथ्वी की परतें पढ़ रहे थे हम अंदर, सामान्यतः 32 डिग्री पृथ्वी की गहराई में हम जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। इसी तरीके से क्षोभ मंडल के अंदर ही हम प्रति 165 मीटर अगर ऊपर जाएंगे, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। ध्यान रखना इस बात को। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रति 165 मीटर पर तापमान घटने लगेगा। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से लगभग 6.5 किलोमीटर का तापमान, 6.5 किलोमीटर पर कितना तापमान घट जाएगा, सॉरी 165 मीटर पर क्या होगा, 1 डिग्री तापमान घट जाएगा। इस तरीके से 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो कम हो जाता है। 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 6.5 डिग्री तापमान जो है धीरे धीरे कम होने लगेगा। देख लीजिए, प्रति 165 मीटर पर क्या हो रहा है, 1 किलोमीटर हो रहा है। 165 को आप गुणा कर दीजिए 6 से, कर दीजिए 16 6 की 96 होता है, लगभग हो जाता है 1000 मीटर, यानी कि 6 डिग्री सेल्सियस तापमान, 6 या 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान 1 किलोमीटर के ऊपर कम हो जाता है। ये फैक्ट भी आपको याद कर लेना है, ये वायु क्षोभ मंडल के अंतर्गत। ठीक है, क्षोभ मंडल पृथ्वी की सबसे निचली परत है, पृथ्वी की सबसे भारी परत है। सर्वाधिक जो
पृथ्वी की भारी गैसें हैं, नाइट्रोजन वगैरह, उसका भार इसी में पाया जाता है। पृथ्वी की जितनी भी भारी गैसें, नाइट्रोजन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, ये सभी इसी परत में पाई जाती है भारी गैसें, क्योंकि भार सबसे ज़्यादा 75% इसी में है। बाकी 25% अन्य बहुत सारी जो परतें अभी पढ़ेंगे हम, क्षोभ सीमा है, समताप मंडल है, ओजोन मंडल है, वायुमंडल है, मध्य मंडल, इनमें पाया जाता है। ठीक है। फिर इसके अलावा इसका नामकरण ट्रेजरेंस द बोर्ड ने किया। सर्वाधिक ऊंचाई विषुवत रेखा पर पाई जाती है, सबसे कम ऊंचाई कहाँ पाई जाती है? ध्रुवों पर। इसके अलावा 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 165 मीटर पे 1 डिग्री तापमान घटने लगता है, और हम और ज़्यादा ऊपर जाएंगे 1 किलोमीटर पर लगभग 6 या 6.5 डिग्री तापमान इसमें घटने लगता है। अब इस तापमान के जो घटने की दर है, इसको ही क्या कहते हैं? सामान्य ताप पतन दर। ठीक है। सामान्य ताप पतन दर किसको कहते हैं? जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाएंगे हम, वैसे वैसे तापमान में कमी होती जाएगी। यह तापमान की कमी प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की होती है। इस तापमान में कमी होने को ही क्या कहते हैं? सामान्य ताप पतन दर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। प्रासामान्य ताप पतन दर कहते हैं इसको, नॉर्मली कोलैप्स रेट। ठीक है। टेम्परेचर कोलैप्स रेट या कह सकते हैं सामान्य ताप पतन दर। ठीक। इसके अलावा इसमें और कोई बात नहीं है, ये इतनी सी बात है। एक छोटी सी बात और है कि इसकी ऊपरी जो सीमा है उसमें जेट पवनें चलती है। जेट धारा आपने सुना होगा, जेट धारा सर्पिलाकार पवनें होती है, वो इसकी ऊपरी पटत में चलती रहती है। इतनी बात आपको याद रहनी चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं दूसरी चीज पर। ये था आपका क्षोभ मंडल। इसके बाद देखते हैं इसी के ऊपर एक परत और पाई जाती है, उसको देख लेते हैं। ठीक है। क्षोभ मंडल के बाद देखते हैं क्षोभ सीमा। दूसरी परत कौन सी है? क्षोभ सीमा। इसकी जो ऊंचाई होती है वो लगभग 1 से 2 किलोमीटर होती है, ज्यादा नहीं होती। ये जस्ट कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल के ऊपर पाई जाती है, और यहाँ पर तापमान घटना बढ़ना बंद हो जाता है। यानी कि तापमान में बढ़ोतरी भी नहीं होती, तापमान घटता भी नहीं है, यहाँ पर सामान्य ताप पाया जाता है। और जितने भी जेट विमान चलते हैं वो सभी इसमें चलते हैं। हवाई जहाज जो चलते हैं वो इसी के अंदर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना तो कोई मौसम संबंधी गड़बड़ी मिलती है, ना कोई बिजलियाँ चमकती है, ना कोई वर्षा होती है, कुछ भी यहाँ पे नहीं होता। यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत रहता है। इस वजह से जो ऊंचाई में चलने वाले विमान हैं वो यहाँ पर उड़ते हैं। ठीक है। इसको ध्यान रखना, मौसम परिवर्तनों की छत कहते हैं। मौसम परिवर्तनों की छत कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? क्योंकि मौसम का जो परिवर्तन होता है वो क्षोभ मंडल तक होता रहता है, उसके बाद नहीं होता। तो ये मौसम परिवर्तनों की छत है। इस छत के नीचे जो भी होगा यहाँ तक इसकी हद है, इसको छत कहेंगे, ऊपरी सीमा को। ठीक है। तो एक क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा है जिसके नीचे नीचे सारा मामला हो जाता है। ठीक है। इसका नामकरण जो किया था वो किया था, उसका तो टेजरेंस द बोर्ड ने किया था, इसका किया था नेपियर शॉ ने। ठीक है। ये छोटी परत है लेकिन इंपॉर्टेंट परत है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, इन दोनों के बीच की इंपॉर्टेंट परत है, छोटी सी परत है, ये ज्यादा मोटी नहीं है। ठीक है। ये विषुवत रेखीय क्षेत्रों पर यहां पर पहुंचते पहुंचते तापमान विषुवत रेखीय क्षेत्रों में -80 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। यानी कि यहाँ ताप पतन दर बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ तक क्षोभ सीमा तक पहुँचते पहुँचते विषुवत रेखा पर तापमान कितना हो जाता है? -80 डिग्री, जबकि ध्रुवों पर कितना रह जाता है? -40 डिग्री। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि विषुवत रेखा की ऊंचाई मैंने आपको बताया 18 किलोमीटर होती है। तो 18 किलोमीटर ऊपर जाने पर 165 की गति से आप देख लीजिए, 165 मीटर की
कैलकुलेशन से देख लीजिए, बहुत ज़्यादा तापमान कम हो जाएगा और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर ही होता है, लगभग आधा, 16 का 8 हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर तापमान भी उतना ही कम गिरेगा। यहाँ पर ज़्यादा गिरेगा क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पे, जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे आप जाते जाओगे उतना ही ज़्यादा तापमान कम होता जाएगा। जबकि सामान्य बात क्या होती है, हम क्या समझते हैं कि जैसे जैसे हम सूरज के नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे तापमान बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा होता है ओजोन मंडल के बाद, बाह्य मंडल जो होता है उस बाह्य मंडल से तापमान जो बढ़ता रहता है तो वो अनंत काल तक फिर बढ़ता रहता है, सूरज के नज़दीक जाकर ही ख़त्म होता है। उससे पहले पहले के जितने भी मंडल है उन मंडलों में तापमान गिरता है, किसी में बढ़ता है, किसी में। अब समताप मंडल है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत में तापमान बढ़ता है क्योंकि ओजोन परत सूरज की किरणों को क्या करती है, अवशोषित करती है। सूरज की जो पराबैंगनी किरणें होती है, खतरनाक रेडिएशन वाली किरणें होती है, उन किरणों को क्या करती है, वो अवशोषित करती है। कौन सी परत, ओजोन परत। तो सूरज की किरणों को जब अवशोषित करेगी तो वहाँ तो तापमान बढ़ना है ही, तो उस परत में तापमान बढ़ता है। समताप मंडल में समान रहता है तापमान। समताप मंडल के ऊपरी मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पर तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर वापस घटना शुरू हो जाता है, फिर बढ़ना, फिर घटना और फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो रुकता नहीं है फिर, ठीक है। तो हम सामान्यतः ऐसा समझते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान में वृद्धि होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक नियम ये कहता है कि आप जितनी ऊंचाई पर जाओगे उतनी ऊंचाई पे आपको तापमान कम नजर आएगा। इसकी दर भी बताई है, 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर खड़े हुए हैं तो हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो वहाँ 34 डिग्री तापमान मिलेगा हमको, क्योंकि जो तापमान होता है वो पार्थिव विकिरण की वजह से हमको नजर आता है। पार्थिव विकिरण किसको कहते हैं, पृथ्वी जो ऊष्मा को अवशोषित करती है वापस जो निकालती है उस वजह से हमको गर्मी लगती है, ना कि सूरज की किरणों की वजह से, ठीक है। तो ये बातें हैं जो हमको जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। ये 2 परतें हैं, इन 2 परतों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अगली परत जो होगी उसको हम कल पढ़ेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे कल दूसरी परतों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।